गोदी मीडिया खामोश रहेगा। अंजना, ओम, मोदी, शीतला त्रिपाठी सब इस पर चुप रहेंगे। कोई अखबार नाम नहीं लिखेगा अब, क्योंकि हिंदू ही देशद्रोही निकला, हिंदू ही गद्दार निकला, भारत मां का गद्दार निकला। इस वजह से उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का नेशनल प्राइम टाइम शो। वो खबरें जो गोदी मीडिया को मोटा पैसा दिया जाता है मोदी के द्वारा किए खबरों को न दिखाना, वो खबरें मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपके ऊपर डिपेंड हूं, किसी सरकार के ऊपर नहीं, किसी पार्टी के ऊपर नहीं। लीजिए दोस्तों, सीधा सबूत आपके सामने। ये पहला मैटर नहीं है, ये दर्जनों ऐसे मैटर आप देख चुके हैं। हरियाणा अंबाला में जासूसी के आरोप में सुनील कुमार गिरफ्तार हुआ है। सोचिए, वो गांव का सरपंच है। पुलिस का दावा है कि सुनील ने एयरफोर्स स्टेशन की जासूसी करके पाकिस्तान की आईएसआई को सीक्रेट डिटेल शेयर की है। सुनील एयरफोर्स स्टेशन में ठेकेदार का सुपरवाइजर भी है। इस वजह से ये एयरफोर्स के उस बेस में काम करने की वजह से इसका एक्सेस उसमें था। ये कभी भी जा सकता था, कभी भी आ सकता था। लिहाजा इसके फ़ोन को सीज किया गया है। सबूत मिल गए हैं। इसने सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आईएसआई को भारत के एयरबेस की तमाम जानकारियां शेयर की हैं। भारत का सुनील कुमार गद्दार निकलता है और तमाम हिंदू इस पर खामोश हैं, क्योंकि ये उनके अंदर की बात है। यहां पर गद्दारी के नाम पर मुसलमानों को पाकिस्तानी बताकर, मुसलमानों को गद्दार बताकर पीट रहे हैं। अब इनकी औकात है मोदी में दम, है योगी में दम, घर पर बिल्डोजर चल जाए, क्योंकि भाई ये आरएसएस की सरकार है, गद्दारों की सरकार है भाई। समझ रहे हो? देशभक्तों की सरकार नहीं है। देशभक्त सिर्फ ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत ये है कि आज वो समुदाय जो मुसलमानों को निशाना बनाता है नंगा हो गया है। बड़े बड़े अखबार एनडीटीवी से लेकर दूसरे जो पोर्टल्स हैं वो लिख तो रहे हैं, एक और पकड़ा गया आतंकी, एक और पकड़ा गया गद्दार, लेकिन नाम नहीं लिख रहे हैं। और जहां नाम नहीं लिखा जाए, समझ जाओ मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमान होता गद्दार तो बड़े बड़े रिपोर्टर्स इसको चीख चीख कर, ये वाला मीम लगाकर मुसलमान को बदनाम करते। लेकिन माननीय अजीत डोभाल के वीडियो ने काफ़ी मदद करी है तमाम हिंदूवादियों की औकात दिखाने में, जिसमें उन्होंने बताया कि आईएसआई ने मुसलमानों से ज़्यादा भारी मात्रा में हिंदुओं को ही जासूसी के लिए हायर किया है। अब आप देखिए, आपका हिंदू दोस्त जो व्हाट्सएप पर मुसलमानों के खिलाफ स्टेटस लगाता है, उसकी 7 पुश्तों में, उसके बाप के पिछवाड़े में भी दम नहीं होगा कि ये खबर स्टेटस पे लगाए। लेकिन आप लगाइएगा, लगाइए, इस वीडियो को ट्रिम कीजिए, काटिए, डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए कि बाबू तुम गद्दार, तुम्हारी जात गद्दार है। तुम भारत माँ का नाम लेकर भारत का नुकसान कर रहे हो। तुम प्रभु श्री राम का नाम लेकर तुम मुसलमानों को, दलितों को, ईसाइयों को मार रहे हो। इससे प्रभु श्री राम खुश नहीं होंगे। तुम्हारी भारत माँ है ना, तो फिर देश से गद्दारी करने वाले तुम्हारे अंदर क्यों निकल रहे हैं, तुम्हारे घर के क्यों निकल रहे हैं? दिक्कत यही है, गद्दार ये निकल रहे हैं, लेकिन मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। पिंकी चौधरी का एक खतरनाक वीडियो फिर सामने आया है। वीडियो पुराना है। हजरात, इस हिजड़े ने देश को तोड़ने के लिए क्या नहीं किया। हजरात, 23 दिसंबर का वीडियो है, यूपी गाजियाबाद का वीडियो है। इसने वीडियो में कहा कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो सारे मुल्ले पाकिस्तान जाने चाहिए थे। हजरात, इसने धार्मिक सम्मेलन में बोलते हुए हिंदूवादी दल के राष्ट्र अध्यक्ष ने, ये जो पिंकी चौधरी है, इसने लव जिहाद की साजिश की थ्योरी, फर्जी थ्योरी फैलाई और यहाँ तक कि जय भीम के नारे लगाने वाले दलितों को निशाना बनाया। उन्होंने एक महिला पर हमला करने का महिमा मंडन किया, जिसके बारे में उसने बताया कि वो एक हिंदू लड़की मुस्लिम आदमी के साथ भाग गई थी
उन्होंने यह भी दावा किया कि वो मुस्लिम महिलाओं को लाते हैं और उनकी शादी हिंदुओं से करवाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल अब हुई है, लेकिन शासन प्रशासन खामोश है। जितने भी दलित परिवार हैं वो आज तलवार की नोक पर हैं, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। अगर जरा सा बोल दो, हमने बोला तो मेरे पीछे सारे जय भीम वाले लग गए तो हमें क्या परेशानी है? ताकत से काम करने की आवश्यकता है। मैंने उस परिवार को बचाया और मैंने कहा जय भीम वालों को, मैंने कहा कोई एक इस परिवार में जाकर दिखाए, क्योंकि ये जो परिवार शिकार हुआ है ये जय भीम वालों से हुआ, ये मुल्लाओं से हुआ है। अब इसके यहां कोई नहीं जाएगा। हिंदू तो ज्यादा ही है स्थिति, मुद्दे तो कह रहे 10-5 साल में आएगी, आज है वो स्थिति। बताओ कहां नहीं मारे? मुल्लाओं ने वो लोनी में मारा, गुजर बहुल क्षेत्र है, गुजर ताकतवर कौम है, मार के ना इसने क्या कर दिया बता रहे भाई। सबको बताया बांग्लादेश वाली स्थिति आज यहाँ हो रही है, आगे आने वाली स्थिति तो खुलेआम जलेंगे, कटेंगे, मरेंगे। मैं उन सभी को कहता हूं, हम 2 हमारे 5, जिस घर में होंगे 5 उस घर पर कभी नहीं आएगी आज। तो ये स्थिति हमारी है। अभी भी गुरुदेव इंस्पेक्टर का फोन है, आपने कैसे मार दिया इसको? उसी पर खड़ा हमारे कार्यकर्ता, मैंने कहा महिला को ज्यादा पीटना है, सच बहुत ही इसके बाद इसने कई सारे ऐसे काम किए, जैसे कि उसने तलवार बांटी मुसलमानों को काटने के लिए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, नरसंहार करने के लिए हथियार बांटे। जिसके बाद उसने प्रशासन को गालियां भी दी, उकसाया भी, और हिंदुओं का नाम लेकर हिंदुओं को उकसाया कि आप मुझे बचाने के लिए क्या कर रहे हो, मुझे बचाओ और मेरे पे हज़ारों केस हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैंने हथियार जो है हिंदुओं की सेफ्टी के लिए बांटा था। हजरात, जब ये तमाम चीज़ें हुई और सोशल मीडिया पर इसके ये वायरल वीडियोस हुए, तब गाज़ियाबाद की पुलिस को थोड़ी सी शर्म आई कि ये तो हमें ही नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद आपके सामने ये वीडियो है दोस्तों। पिंकी चौधरी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अब ये मुंह छुपा रहे हैं। हिंदू रक्षा दल के आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी और उनके बेटे हर्ष को गिरफ्तार किया गया है। इन पर यानी पिंकी पर 27 मुकदमे दर्ज हैं और अभी और भी केस दर्ज होने बाकी हैं। वहीं उत्तराखंड में अभी तक लव जिहाद, लैंड जिहाद, कद्दू जिहाद, पेड़ जिहाद, घर जिहाद, मूत जिहाद, फेरी वाला जिहाद, नमाज जिहाद, भीड़ जिहाद, ये सब चल रहा था। जो मन में आ रहा था वहाँ के हिंदू कुछ भी मतलब समझ रहे हो। अब जब अंकिता भंडारी का मामला उछला, जिस अपनी हिंदू बेटी को ही हिंदू भूल कर बैठे थे, जब साक्ष्य सामने आने लगे और भाजपा का एक अहम किरदार वीवीआईपी का नाम सामने आने लगा, तब वहाँ के हिंदुओं को अब जाकर शर्म आई, थोड़ी गैरत आई और आज एक लंबे समय के बाद जेन्युइन प्रदर्शन हुआ है। उत्तराखंड देहरादून में अंकिता भंडारी हत्या केस की सीबीआई जांच पर हुजूम उमड़ आया है। जोरदार प्रदर्शन किया गया है। इतिहास गवाह है उत्तराखंड का। उत्तराखंड सिर्फ यही नहीं, नैनीताल में भी अभी तक सिर्फ मुसलमान हो रहा था, हिंदू मुसलमान के बीच जहर बोया जा रहा था। लेकिन अंकिता भंडारी के लिए अब यहाँ एक लंबे समय के बाद हुजूम सड़कों पर उतरा है।
ठीक ऐसे ही उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। हजरात, जरा इस कपल को देखिए, इस बीजेपी के नेता को देखिए और इस औरत को देखिए। कन्वर्सेशन में वीआईपी जो बंदा है उसका नाम दुष्यंत गौतम का नाम आया था। दुष्यंत गौतम का नाम लेने की वजह से इन दोनों पर एफआईआर हुई और ये पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर, ये भाई साहब फरार हो गए थे, छुपे हुए थे। अब पीछे से इन्होंने हाई कोर्ट से बड़ी राहत ले ली, गिरफ्तारी पर रोक लगवा दी और इन्होंने कहा कि हम पुलिस का सहयोग करेंगे। अब ये फोटो सामने आया है तो संबंध क्लियर है। इसके अलावा ये महिला भी आज या कल में एसआईटी के सामने जा सकती है और तमाम बातें रख सकती है, क्योंकि इनके फ़ोन में ये वीडियो जारी किया है इन्होंने। पहला वीडियो इनका जब वायरल हुआ था, कई सारे वीडियो वायरल हुए, इसमें एक ख़तरनाक वीडियो ये वाला वायरल हुआ था पहले, जिसमें ये रोती हुई दिख रही थी और बता रही थी कि पुलिस मुझे मारने के लिए ढूंढ रही है, मुझे पुलिस मार देगी। उसके बाद खतरे को बढ़ता हुआ देखकर अब उन्होंने कई दिन बाद, जब ये छुपी हुई थी, अपने स्क्रीन जो उनका फ़ोन का ख़राब हो रहा है, ऐसे फ़ोन पर उन्होंने वीडियो बनाया और उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग है, जो वीआईपी जो बंदा है, जो अंकिता भंडारी का कातिल माना जा रहा है और बीजेपी का वीआईपी है वो, हजरात, उसके बारे में रिकॉर्डिंग है इनके फ़ोन में और इन्होंने वो प्रॉपर वीडियो दिखाया है। और उस वीडियो के अंदर इन्होंने दिखाया है कि हो सकता है कि ये फ़ोन टूट जाए, फ़ोन चोरी हो जाए, फ़ोन डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लिहाजा इस वीडियो के ज़रिए कुछ ऑडियो मैं आपको सुना भी देती हूँ। अब इन ऑडियो के बाद हड़कंप और मच गया है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 5 जनवरी को बना रही हूँ, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, वो जो साक्ष्य की किस डेट की वो रिकॉर्डिंग है, वो मैं रिकॉर्डिंग की डेट दिखा दूंगा आपको कि उसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि मेरा फोन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं कुछ भी पता। तो फिर भी एक मैं छोटी सी रिकॉर्डिंग बना के डाल रही हूँ। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग, ये देखिए, सुरेश दुष्यंत, ये रिकॉर्डिंग है 48 मिनट 33 सेकंड की, 2025 1/11 यानी कि 1 नवंबर की है ये रिकॉर्डिंग। और ये देखिए, अब मैं रिकॉर्डिंग प्ले करती हूँ। आपकी आवाज चली गई थी। अंकिता भंडारी को उसे पैसा दिया कि तू दूसरे को दे दी, आपको इसके साथ सो गई, उसने मना कर दिया, उसने जाने थी कि उसने सुसाइड कर दी। सुविधा बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल में बता रहे थे ना आप, जहाँ गए थे घूमने? हाँ, वही था जहाँ वो टाइगर पैकर में मैंने दिखाया था, जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पारी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती भारतीय जनता। जो भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी मेरी डिस्प्ले टूट गई है। ये रिकॉर्डिंग में इसलिए डाल रही हूँ साक्ष्य के तौर पे। जो लोग कह रहे हैं ना कि 3.5 साल से आप कहाँ थी, तो आप इसकी डेट देख लो, क्योंकि मेरा फोन टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसकी डेट देखो कि ये मेरे पास साक्ष्य कब आया। ये आया है उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। 1 नवंबर सन 2025, 1 नवंबर सन 2025। ये एक एविडेंस के तौर पे ये रिकॉर्डिंग, तो सीबीआई वगैरह जांच नहीं हुई, पूरी की पूरी रिकॉर्ड। अब उत्तराखंड की आवाम को ये समझ में आ गया था कि हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के लिए हम ना बोले तो फिर क्या बोले, और ये हिंदू मुसलमान करके हमें भाजपा फंसा रही है। अब ऐसे में धामी जो करोड़ों खरबों रुपया खर्च करके सिनेमा हॉल में आप कोई भी मूवी देखने जाएंगे हिंदुस्तान में कहीं भी,
तो इनका पहले 15-20 मिनट ऐड चलता है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे कर दिया, हमने वैसे कर दिया, समझ रहे हो। लेकिन असलियत कुछ और है। इनके उत्तराखंड में भाई नॉर्थ इंडियन को मार दिया जाता है, इनके उत्तराखंड में मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। ये वो एक सीएम है जो खुद मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहा है। इतनी नफरत इस आदमी को है। अब अंकिता भंडारी के मामले में ये बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। अब पत्रकार कह रहा है कि मेरा सवाल है, और पत्रकार का सवाल पूरा होने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने रोक दिया। पत्रकार कहता रहा कि मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन तानाशाही और बदमाशी आप देखिए। वैसे तो बन रहे हैं जनता के, हम जनता के हैं, लेकिन अगले पत्रकार को रोक दिया, कहा कि मुझे पता है तुम आगे क्या सवाल करने वाले हो, जवाब मैं पहले दे रहा हूं। और वो बंदा बोलता रहा कि नहीं, मेरा सवाल तो सुन लेते आप। देखिए, आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है। संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में जो एक आदमी बताइए इस पूरे सर सवाल पूरा हो गया, अरे तुम्हारा सवाल मैंने ले लिया, पूरा नहीं हुआ सर, लेट आते लिया नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब कोर्ट में हत्या का मोटिव वीआईपी है, आगे बोलने वाले हैं तो उसका जवाब भी दे दूंगा। मतलब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं। आप पूरा होने देते तो ज्यादा बेहतर था। मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए, ऐसा आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा, सबके जवाब दूंगा भाई। अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी है आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। रोबिन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से जब से लिखा गया, जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे, और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया? नहीं आया सर, जवाब नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, जवाब आया ही नहीं आपका। दूसरी तरफ शंकराचार्य ने असलियत बता दी है, और मैं वैसे इस आदमी से कभी राजी नहीं होता हूं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत जेन्युइन बात बोलने का आदी हूं, लिहाजा इन शंकराचार्य ने जो अब कहा है, मैं 1000% इनसे सहमत हूं, और इस बात के लिए मैं इनको प्रणाम करता हूं। शंकराचार्य ने साफ कहा है कि शेख हसीना को शरण देने की वजह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और यह बात हकीकत है दोस्तों। बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो इसीलिए ज़्यादा किल से हुए हैं कि भारत दादागिरी दिखा रहा है, मोदी सरकार दादागिरी दिखा रही है। जो क्रिमिनल है उसको पनाह दिया हुआ है, और हमारे बांग्लादेश की कोर्ट ने बोला हुआ है कि उसे भारत वापस लाया जाए, और मोदी सरकार दादागिरी दिखा रही है। तो इनका गुस्सा हिंदुओं पर निकल रहा है। हजरात, हिंदू हर दिन कत्ल किया जा रहा है। खबरें तो ना के बराबर आ रही हैं, 4 दिन बाद एक, 5 दिन बाद एक खबर आ रही है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू औरत, जो सोचिए मैं क्या कहूं, हिंदू औरत जो विधवा थी उसका गैंग किया गया। सोचिए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये इस्लाम है इनका, ये दीन है इनका। ये बांग्लादेशी इतने नंगे हो गए नफरत में, थू है यार। अरे ये कौन सा इस्लाम है इनका? हुजूर कभी इनसे राजी होंगे कि इन्होंने अच्छा किया, गोली मारकर एक पत्रकार, हिंदू पत्रकार को कत्ल कर दिया? हाँ, ये बात अलग है कि इसका बहाना पूरा उठाकर यहां अल्पसंख्यक मुसलमानों को कत्ल करना हिंदुओं का, या हिंदुओं का मुसलमानों पर हमला करना, यह गलत है। लेकिन क्या कर सकते हैं, माहौल यही बनाया गया है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारने का बहाना बनाकर भारत में हिंदू समुदाय मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, और अब यह चीज नेपाल पहुंच गई है, क्योंकि नेपाल में भी आरएसएस है, नेपाल में भी हिंदुत्व है। अब मैंने कल बताया था अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में कि मुसलमान लोगों को रोककर वहां जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, बांग्लादेश का जिक्र करके उनको मारा जा रहा है।
अब नेपाल के कपिल वस्तु के इलाके में हिंदू समुदाय ने, नेपाली हिंदुओं ने मस्जिद पर हमला कर दिया। ऐसे ही ये तस्वीर देखिए, नेपाल के धनुषा के इलाके डिस्ट्रिक्ट में हिंदू भीड़ ने मस्जिद पर सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि मस्जिद को तोड़ा और कुरान पाक को जला दिया। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं और बहुत कम मंजर आपको दिखा रहा हूं। नेपाल में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। देखते ही देखते नेपाल के वीरगंज में भी हिंदू मुसलमानों के बीच पथराव हो गया। अब ये क्लियर कट था कि नेपाल में मुसलमानों का नरसंहार करीब है। हिंदुओं ने नेपाल के मुसलमानों पर सीधा हमले बोल दिए थे, जिसके बाद नेपाल के मुसलमान क्या करते? नेपाल के मुसलमानों ने चुपचाप फिर विरोध रैली निकाली। दोस्तों, नेपाल के हालात बुरे हो चुके हैं। सखुआ नेपाल का एक गांव है, वहां पर मस्जिद पर हमला किया और मस्जिद पर हमला करने के बाद कुरान पाक की भी तौहीन की गई है। अब एक कहानी सुनिए। टिकटॉक का जमाना था और अपनी अम्मा और बहनों के साथ नाच कर वो वीडियो बनाता था। इंसान बहुत बढ़िया था, भाईचारे की बात करता था, हिंदू मुसलमान एकता की बात करता था, क्योंकि व्यूज़ उसको अच्छे मिल जाते थे। टिकटॉक पर उसका वीडियो वायरल होता था और वो अच्छा खासा इंसान था, लेकिन इससे वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था। लेकिन अचानक से इंडिया में टिकटॉक बंद हो गया। अब बेरोज़गार करता क्या? तो बेरोज़गार ने हिंदू महासभा, हिंदू रक्षा दल, गौ माता को बचाने वाला ये प्रोपेगेंडा, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और वो नफरती जानवर बन गया। दक्ष चौधरी अपनी अम्मा और बहनों के साथ, पता नहीं बहन है बीवी है क्या है, नाचा करता था और वीडियो बनाया करता था। वीडियोस में भी अच्छे अच्छे डायलॉग हुआ करते थे, इंसानियत और हिंदू मुसलमान की एकता पर ये बात करता था। लेकिन ये ज़्यादा न चल सका और ये नचनिया अब और हिंदुओं को बचाने का प्रोपेगेंडा जो चलाने वाले संगठन है उसमें शामिल हो गया और आज पूरे देश भर में ये क्राइम करता है और इससे अच्छा खासा पैसा आज कमा रहा है। यानी एक अच्छा खासा इंसान एक गंदे ग्रुप में शामिल हुआ और गंदा हो गया। हरियाणा के उचाना में एक हिंदू व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करी और हर बार बेटी पे बेटी पैदा हुई, लेकिन लड़के की भूख इतनी कि हमें लौंडा ही चाहिए। 11वीं संतान उसकी लड़का पैदा हुई। भगवान ने उसको लड़का दिया। मुझे मतलब नहीं है 11 बच्चे पैदा हो या 12, लेकिन एक गंदी नस्ल और नाली के कीड़े, टट्टी के अंदर जो सबसे गंदा कीड़ा होता है,
उस कीड़े के जो अंदर दिमाग होता है, उस दिमाग में भी जो कीड़ा होता है, उससे भी गंदी सोच की एक नस्ल, एक झुंड है जो अपने आप को संस्कारी कहते हैं, वो मुसलमान कौम को निशाना बनाते हैं। तमाम उन हिजड़े संगठनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अब क्या बोलोगे तुम? 10 बहनों के बाद एक भाई होया है, 10 बेटियों के बाद बेटे ने जन्म लिया भाई। सुन ले, आपकी शादी को 19 साल हो गई जी मेरी शादी को। 19 साल बाद भाई छोरा होया है, ये देख लो। 10 छोरी है, 10 के नाम बताइयो। बड़ी गुड़िया का सरीना नाम है जी, हाँ, दूसरी 12वीं क्लास में पढ़े जी। दूसरी है जी अमृता, जो 11वीं में पढ़े जी। तीसरी का नाम है जी सुशीला नाम है जी। चौथी का नाम किरण है जी। पांचवी का नाम दिव्या है जी। छठी का नाम किरण आली ने मन्नत नाम है जी। सातवीं का इसका वो लक्ष्मी बोलना जी। 8वीं वो अमनीश भी है जी। एक 9वीं का एक उसका बच्चा पैदा करने की मशीन। अब बोल के दिखाओ। ये इतने दोगले हैं, इनके नेता छोड़िए, ये इनके जो धार्मिक गुरु हैं, ये कहते हैं कि जो तीसरा बच्चा पैदा करेगा, 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करेगा, हम ऐसा सख्त कानून बनवाएंगे कि उनको सारी सेवाएं सरकार से मिलना बंद हो जाएगी। एक तरफ ये 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 11 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इनकी तमाम सेवाएं बंद करवाओ। देखिए झूठों की नस्ल। कैसे आना हुआ आज मुजफ्फरनगर, क्या करें? बस में आगे प्रवास में मुरादाबाद जा रहा हूँ, तो हमारे देशराज जी ने कहा कि आप रुक जाइए, तो उनके कहने से रुक गए। और हमारी रुकने की फी, मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ ना, इसलिए फी मांगूंगा कि मुजफ्फरनगर जिलों में 500 से ज़्यादा गांव और शहरों में हनुमान चालीसा चले, हर सप्ताह चले, और वही हनुमान चालीसा करोड़ों हिंदुओं को मुफ्त में देश के कोने में मदद भी करेगा, और हर एक हिंदू और एक मुट्ठी अन्न डालेगा, उससे लाखों गरीब हिंदुओं को अन्न भी मिलेगा। ऐसी हनुमान चालीसा हजारों चल रहे हैं, हम 1 लाख। बाकी आपको वो तो याद ही होगा, दोगले ये इतने हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई साहब, है ना, तीसरा बच्चा कोई पैदा करेगा तो बैन लगा देंगे, ये कर देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की नेता अभी कुछ ही दिन पहले नवनीत राणा ने बयान दिया कि अगर हिंदुओं को अपना देश बचाना है और भारत को पाकिस्तान होने से बचाना है तो कम से कम 4-4 बच्चे पैदा करें, जबकि खुद 2 बच्चा पैदा करके लग्जरी लाइफ उनको दे रही हैं, विदेश की ट्रिप मारती हैं, और हिंदुओं को अबे तो ये खुद ही क्लियर नहीं है। एक नेता कह रहा है कि 2 बच्चे पैदा करो, और ये कह रही है 4 बच्चे पैदा करो, करने वाले 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अबे कितने गंदे हो यार तुम, गजब बेइज्जती है। बीजेपी और बीजेपी के लोग पूरी दुनिया में नंगे हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, लेकिन जलील होने के बावजूद भाई ये दोबारा कैमरे पे आ जाते हैं। अभी मोदी को जलील किया है ट्रंप ने। बताइए कोई भाजपा की औकात है कि मोदी का नाम लेकर विरोध करे कि हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि वो मुझे खुश करना चाह रहा है? हैं? खुश? ओ ये हैं? ओए बोलो किसे दिया? इधर भाटिया अलग ही बयान दे रहे हैं कि मोदी शेर है जिससे सारी दुनिया डरती है। अजी कद्दू डरता है कोई? सिर्फ भारत के लोग डरते हैं क्योंकि कानून का गलत इस्तेमाल होता है। और वहीं पर मैं नहीं कह रहा हूं, श्रेया जी बैठी थी, उन्होंने कहा कि हाँ चाइना पर बोल के दिखाओ, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी पटकनी थी। नरेंद्र मोदी जी वो शेर है, जब दहाड़ते हैं ना तो पूरा विश्व जान जाता है भारत की ताकत। बस एक बार चीन का नाम लेकर दहाड़ दें। चीन ने अतिक्रमण किया है ये कहकर दहाड़ दें, ये चैलेंज देती हूं मैं आपको। दहाड़े चीन का नाम लेकर नरेंद्र मोदी। ये गलत है, ये इनकी आदत है, इनकी आदत है। वहाँ म्याऊ म्याऊ करने लगते हैं, दहाड़ना भूल जाते हैं। मैं हमेशा भैया जूता होता है, जूता बूट लिकिंग आप सुना है? चाटना, जूता चाटना। भाई कुछ पत्रकारों का हाल ये है कि वो मोदी का जूता नहीं चाटते हैं, जूते के नीचे तलवे पर जो गू लगा हुआ होता है ना, उस गू को अपनी जबान से साफ करते हैं। वो पाठशाला चलाता है जाहिल, और वो पता है क्या कह रहा है, और ये खबर ट्रंप तक पहुंचनी चाहिए। कहता है कि मोदी से ट्रंप ने कहा आइए नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, तो ट्रंप को मना करके निकल गए, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने जुमले क्या ही बोलूं, आप सुनिए
और जूता मारिए इसके मुंह पर। ये इसे कहते हैं गू चाटना, पैरों तले यानी जो जूते के नीचे गू लगा है वो चाट रहा है मोदी का। इतनी बूट लिकिंग, इतना गोबर लिकिंग। जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो उसका लोड नहीं लेते बॉस। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। जितने भी मोदी के समर्थक हैं, जितने भी भाजपा के समर्थक हैं, पूरी दुनिया में नाक कटा रहे हैं। गोदी मीडिया का ये वाला एपिसोड तो भाई साहब हा, एक नकली, ये रिटायर्ड फौजी नकली, और दूसरा ये गोदी मीडिया, क्या कॉम्बिनेशन था भाई साहब। आर्मी घुस गई है मेजर गौरव आर्या। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से भाई समाज का भी दोगलापन देखिए। बांग्लादेश में एक हिंदू मार दिया गया उस बेचारे को, तो पूरे हिंदू सड़कों पर आ गए। इंदौर में 10 लोग गंदा पानी पीने की वजह से मारे गए, हिंदू वो पता ही नहीं चला, सब अब्बा डब्बा चब्बा हो गए। मुझे कपिल शर्मा बहुत पसंद हैं। जब उनका लाफ्टर चैलेंज आता था ना, मैं तब से उस बंदे का शो, कोई शो मिस नहीं किया होगा भाई। मैं बहुत प्यार करता हूं कपिल शर्मा से, लेकिन उनसे बड़ा कॉमेडियन मैंने आज तक माना नहीं था। लेकिन अब जब दिल्ली की गवर्नमेंट के नेताओं के बयानात में सुनता हूं तो भाई कपिल शर्मा को मैं पानी मांगता हूं। अब दिल्ली सरकार के नेताजी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल सरकार, इनकी आदत है नेहरू गांधी की बात करेंगे। अबे इनकी खुद की इतनी औकात नहीं कि अपने ऊपर बात करें कि तुमने क्या किया, लेकिन भाई ये अपने आप को इतना गिरा चुके हैं, ऊपर से बात कर रहे हैं, ऐसी हंसी हो रही है डबल हमारी। भाई कह रहे हैं 2 लाख के मास्क पहनते थे। आप दिल पर हाथ रख के बताइए, ऑनलाइन सर्च कर लो भाई, 1.5-2 लाख का कौन सा मास्क आता है भाई। सुनिए, ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं। ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है, 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है 50-60 लाख रुपए कहाँ से है मास्क के लिए, और पहली बात है 50-60 लाख रुपए कहाँ से है मास्क के लिए। हाँ भाई, यही नहीं, इन्होंने कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर सबको फेल कर दिया। आगे इन्होंने कह दिया 160 करोड़ के तो कमोड लगी हुई है। भाई 160 करोड़ की कमोड ये सिर्फ मोदी अफोर्ड कर सकते हैं, ट्रंप भी अफोर्ड नहीं करता। अब बताइए मुझे, उनकी कमोड अगर उनकी बात करूं कि 8 बेडरूम है, वहाँ 8 बेडरूम के अंदर 8 दूनी 16, 160 करोड़ रुपए की तो कमोड लगी है। टॉयलेट की सीट ही उनके 8 बेडरूम में इतने की लगी है, 8 दूनी 16, 160 करोड़ रुपए की तो कमोड लगी है। और वो मुंबई के पौवे साहब, वो भाई साहब, भाषा सुनिए उनकी, वो ओवैसी का नाड़ा खींचकर अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। देखिए लव जिहाद क्या है, अगर ओवैसी को देखना होगा ना तो उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों के की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा, उनको दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं, और फिर देखते वो उसके बाद। सुन लिया, अब ये हिंदुओं को आपत्ति खुद इसके बयान पर होनी चाहिए टेढ़े के। भाई आप सोचो, ये टेढ़े मुंह का आदमी क्या कह रहा है। हिंदुओं से मैं ये कह रहा हूं, बहनों से अपनी कह रहा हूं, ये कह रहा है कि लव जिहाद के मामले दिखाने होंगे तो मैं ओवैसी का नाड़ा खींचूंगा और मैं हिंदुओं के घरों पर ले जाऊंगा दिखाने के लिए। तो भाई ओवैसी साहब का नाड़ा खींच के पजामा उतार कर उनका क्या दिखाने ले जाओगे बहनों को यार तुम अपनी। छी 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 छी, अरे यार
तुम मुल्ला से इतना अंदर अंदर से प्यार करते हो कि उसकी चीजें दिखाओगे अपनी बहनों को। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं समझ में नहीं आ रहा आपको ये कहना क्या चाह रहा है। अरे भाई तुम ये कहो कि ओवैसी का मुंह पकड़ के ले जाऊंगा, हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। अरे ना, तुम यार नाले से नीचे ही क्यों रहते हो? माना कम हाइट है तुम्हारी, लेकिन ओवैसी साहब के यहीं रहते हो तो तुम यहीं मानते हैं नाले से तुम्हें ज़्यादा मतलब है लगाओ। लेकिन भाई तुम हिंदू बहनों के घर, हमारी हिंदू माओं के घर, हमारे हिंदू भाइयों के परिवार में ओवैसी साहब का क्या दिखाने ले जाओगे भाई? इतना पसंद है? अबे यार ये गलत बात है यार भाई। अगर इतना पसंद है ओवैसी साहब या उनकी कोई चीज़ तो भाई डायरेक्ट ओवैसी साहब से बात कीजिए आप। ये कौन सी गंदी और भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, गलत बात। आजकल हर दूसरा हिंदू समुदाय का व्यक्ति ऑन कैमरा धमकी दे रहा है कि मुझे मुकदमे से डर नहीं लगता, मेरे पे चाहे जितने मर्जी केस करो। हजरात, हर कोई ऑन कैमरा आकर मुसलमानों को कत्ल करने की बात कर रहा है, हथियार उठाने की बात कर रहा है। और ऐसे लोगों पर यूपी पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी के लड़के हैं ना ये सारे, तो कार्रवाई नहीं कर रही है। ये है हमारे संविधान के साथ एक गंदा और घिनौना खेल। देखिए, हमने हथियार जो बांटे हैं वो अपनी आत्मरक्षा के लिए बांटे हैं, हथियार उठाए नहीं है। जिस दिन हिंदू हथियार उठा लेगा उस दिन देश में संविधान की दुहाई देने वाला कोई एक नहीं बचेगा। जो न्याय संगत होगा, जिस हम न्याय करना जानते हैं, हम हिंदू अपने देश को बचाना जानते हैं, देश को आगे बढ़ाना जानते हैं। क्या कोई मुसलमान, कोई एक मुसलमान दिखा दीजिए, मैं ये कह दूंगा, क्या वो मरने कटने से डरता है क्या मुसलमान? हम हिंदू डरते हैं। हमें अपने बच्चों को जागरूक करना है, हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है। उसके लिए हथियार बांटने पड़ेंगे। और जैसा आपने कहा अखिलेश यादव इस वीडियो पर ट्वीट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम मुकदमों से नहीं डरते हैं। अगर ऐसी बात है, हम इस चीज का समर्थन करते हुए हम भी नंदग्राम क्षेत्र में यहाँ से हथियार बांटने का काम करेंगे। पुलिस को भाई इंडिया टुडे ने आरटीआई डाली जिससे रेखा गुप्ता का पूरा झूठ खुल गया। जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है, दिल्ली वालों के साथ फ्रॉड पर फ्रॉड हो रहा है। खुलासा ये हुआ है कि भाई गुप्ताइन जी ने फर्जी आर्टिफिशियल रेन के नाम पर 33 लाख रुपए निकाल लिए हैं। आरटीआई से खुलासा हुआ है। अरे गुप्ताइन जी को लेनी होगी कोई लग्जरी गाड़ी यार, 40-50 लाख की गाड़ी तो डिजर्व कर ही सकती हैं वो। तो देख रहे हैं आप, ये मैंने आरटीआई नहीं डाली थी गुप्ताइन जी, ये इंडिया टुडे ने डाली थी। दोस्तों, हमारे यहाँ जब से ये बीजेपी आई है, जब से देश हमने बीजेपी के हाथ में दिया है, बेड़ा गर्क हो गया है। अब अग्निवीरों के लिए नया कानून बनाया गया है। आदेश ये है, कानून ये है कि अग्निवीर, सैनिक अग्निवीर जो किराए वाले होते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक अग्निवीर परमानेंट सैनिक नहीं हो जाते तब तक वो शादी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये खुद दोगले कंफ्यूज हैं। अरे भाई ऐसे हिंदू कैसे होंगे भाई मजबूत? अरे भैया, ये नेता, महिला नेता याद है आपको? अरे इसने तो कहा था कि 4 बच्चे पैदा करने हैं हिंदुओं को। तो ऐसे तो एक तरफ हिंदुओं से कहा जा रहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, दूसरी तरफ हिंदुओं से कहा जा रहा है कि खस्सी बनकर रहो, एक भी बच्चा पैदा मत करो, शादी ही नहीं करो जब तक परमानेंट ना हो जाओ। और बेचारे फौजियों की जिंदगी परमानेंट होने के बाद कैसी होती है आपको पता है? अरे भाई ये खुद ही कंफ्यूज हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खुद बात। ये क्लियर हो गया कि भैया आर्टिफिशियल रेन भी जो करने की बात रेखा जी ने की थी वो भी झूठ था, पैसे खा गई, ये बात कही जा रही है ना। आरटीआई से खुलासा हुआ। अब पॉल्यूशन कम हो नहीं रहा, बहाने पर बहाने आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी और आम जनता दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। डर मुझे यह है कि रेखा गुप्ता जी इन पर यूएपीए न लगा दें। मोदी जी के नक्शे कदम पर माननीय रेखा गुप्ता जी चल रही हैं। भाई उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो उनकी सुरक्षा के लिए आगे आया
तो क्योंकि वीडियो बन रही थी और रेखा गुप्ता को ट्रम्प की तरह सबसे हाथ मिलाना था, तो वीडियो बनवानी थी, तो सुरक्षा कर्मी है उसको ही ढकेल के पीछे कर दिया। देखना चाहते हैं वीडियो? हा हा हा। दिल्ली का माहौल क्या जबरदस्त किया हुआ है भाई। आप देखिए, कांड पे कांड हो रहे हैं। सिर्फ 31 दिसंबर से अब तक 12 हत्याएं हो चुकी हैं दिल्ली में, जो रिपोर्टेड हैं, और न जाने कितने क्राइम दिल्ली में इन कुछ ही दिनों में हो चुके हैं। हजरात, बीसीसीआई ने ही अलाउ किया था कि आप इन खिलाड़ियों पर जो है दाम लगा सकते हैं, नीलामी में इनको खरीद सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास केकेआर के पास ऑप्शन था, शाहरुख खान ने खरीद लिया। अब वो मामला ख़त्म हो चुका। जिन लोगों ने शाहरुख खान पर सवाल उठाया वो जलील हुए, रुसवा हुए। और ये जो इजरायली मौलाना हैं, वो इजरायली मौलाना अलग ही लेवल पर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुओं को खुश करना है तो ये सब करना होगा, तभी उनकी लग्जरी लाइफ पूरी होगी। तो ये जो मौलाना साहब हैं इजरायली वाले, इजराइल के समर्थक तो वो कह रहे हैं शाहरुख खान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात को लेकर कि शाहरुख खान एक प्रख्यात फिल्म एक्टर हैं, देश की जानी मानी हस्ती हैं। क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? अगर इसकी जानकारी उनके पास नहीं है तब भी अफसोस की बात है। और अगर उनको इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और फिर वो वहां के प्लेयर को खरीदते हैं, उससे ज्यादा अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। कितने कमाल की बात है कि इन इजरायली मौलाना के पीछे हजारों मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं। वाह रे मौलाना साहब वाह। हजरात, भाजपाई आपको पता है कैसे कैसे गंदे गंदे होते हैं। नेता, तस्वीर देखिए, नेताजी हैं, भाजपा के साथ काम करते हैं। मैं भी ये भाजपा के कोई अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, आप देखिए मोदी के समर्थक वाले लोग कैसे होते हैं। ये मोदी के और मोदी वालों के संस्कार हैं। ये जो व्यक्ति है, ये ट्रेन के अंदर से ट्रेन की जो चादरें हैं वो चुरा रहा था, जिसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वीडियो वायरल हुई तो पता चला, अरे यार ये तो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है कि, और तमाम भजपिल्लों को पहचानिए। देख लिया दोस्तों, ये है भाजपा की असलियत। वहीं मेरे दोस्तों, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाए जाते हैं, लेकिन गंदा कौन है ज़रा इस मसले को देखिए। हजरात, अर्जुन शर्मा, इसने अपनी गर्लफ्रेंड निकिता गोडीशाला को अमेरिका में कत्ल कर दिया और भागकर भारत आ गया, क्योंकि इसे यकीन था कि भारत एक ऐसी जगह है जहां मैं बच सकता हूं। दुबई गया भाड़ में। लेकिन जब यह मामला अमेरिका में गरमाया तो भैया भारत में अब इसकी गिरफ्तारी हो गई। तमाम हिंदू संगठन अपने हिंदू बेटी का विदेश में मारा जाना गटक गए एकदम आराम से, कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान वाला एंगल नहीं था। हजरात मोहतरम, ये हमारे मुल्क के हालात हैं, जो आवाम की वजह से, सरकार की वजह से नहीं। सरकार किसने चुनी भाई? तो बकैती काहे करनी? जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी आई तो राजधानी दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इतनी नफरत फैलाई गई थी केजरीवाल के खिलाफ कि हिंदू मुसलमान कर कर के आज देखिए दिल्ली में भाजपा आ गई। और अब दिल्ली वालों से आप पूछिए दिल्ली का हाल क्या है। दिल्ली दिल में रो रहे हैं, आंसू छुपा रहे हैं, अंदर से चीख रहे हैं, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। ये दिल्ली वालों का हाल है, क्योंकि बटन इन्होंने खुद भाजपा का दबाया था, अब भुगत रहे हैं। नेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मुल्क के हालात पे मैंने तमाम मंजर आपके सामने रख दिए हैं। अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।